तो फ्रेंड्स, हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले एक कविता सुनते हैं। ये कविता उन लोगों के लिए मोटिवेटेड है और डेडिकेटेड है कि जो तैयारी करते करते बीच में जो कॉन्शियसनेस आता है और वो जो हड़बड़ा जाते हैं या हारने लगते हैं, तो उनके लिए एक कविता है। और आप लोग इसको सुने, इसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्री लेक्चर क्लास में एक बार फिर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर उपस्थित हुए हैं और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी 30 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, तो हर वीडियो में आप लोगों को 30 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। ठीक है। तो पहला वीडियो जो बना उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। जिन लोगों ने बताया था कि रिक्वेस्ट किया था कि कुछ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पे एक डिस्क्रिप्टिव रूप में बताया जाए, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम बहुत नियर अबाउट में है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में करते हुए और कॉन्सेप्ट को बताते हुए जल्दी से जल्दी इसको कवर करते हुए चलना है हम लोग को। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे जितना जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इससे आपको क्या होगा ना कि जैसे कि आप जब बुक पढ़ते हैं तो उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर होता है या किसी चीज़ का, और भी आप देखेंगे कि आपका दिमाग कॉन्सनट्रेट नहीं हो पाता और एक जगह से दूसरे जगह अपना ट्रैवल करते रहता है। ठीक ना। तो उस कंडीशन में आप प्रैक्टिस सेट, जब आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा खासा रहता है। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय आपका अपना मोबाइल जो हाथ में होता है उसका उपयोग आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट देख के ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपका इस तरीक़ा से ये बेनिफिट लाएगा। ठीक है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके और आप लोग इस एग्ज़ाम को अच्छा से क्रैक कर सकें। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि एलिमिनेशन ट्रिक, कैसे हम लोग एक क्वेश्चन को किस तरीक़ा से उसका ऑप्शन से एलिमिनेट करके हम लोग सही रास्ता पे और सही जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग टिक करते हैं। ठीक है। तो ये भाग 1 में ये है आपका। ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। और फ्रेंड ये भी है कि कुछ लोगों ने बताया, मतलब ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि जीएस का भी कुछ जितना ज़्यादा हो सके सेट अपलोड किया जाए, तो वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, सीखने से संबंधित। ठीक है। तो सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है। सीखने के लिए ऐसा कौन सा संबंधित जो तथ्य है जो सीखने के लिए नहीं, मतलब प्रयोग सिर्फ वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है सीखने के लिए। देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब आप पढ़ लिख ले जाते हैं तो उस समय आपका व्यवहार में डेफिनेटली चेंज आता है। ठीक है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। देखिए यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे इसे घेरा लगा के आप लोग आगे बढ़ें, सर्कल लगा के आगे बढ़ें। ठीक है। उसी तरह
सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। डेफिनेटली ये सही है। सर्वांगीण विकास यानी कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है, सर्वांगीण यानी हर तरह से, आपका बोलने का, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, लैंग्वेज स्किल, हर तरीका से ये विकास करता है। ठीक है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, और सही बोला, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक संकुचित मानसिकता के साथ आप उसको कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, या किसी एक ही चीज़ को पर्टिकुलरली आप सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आपका ये सही है, 3 सही है और 4 सही है, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, आपका सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, यानी क्या, सीखना केवल, आप लोगों को पहला वीडियो में बताया था कि जहाँ केवल वर्ड आ जाए तो वहीं पे अलर्ट हो जाना है कि हाँ, ये 90% तो हमारा ये हो गया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि इस जो अर्थ पे कोई भी चीज़ ओनली वन नहीं है। बहुत मतलब रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस यूनिक चीज़ होता है जो ओनली वन होता है। ठीक है, तो क्या विद्यालय में सीखा जा सकता है, आप रोड पे चलते हुए आप सीख सकते हैं, घर में सीख सकते हैं, कहीं भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर। जैसे कि पहले के राजा महाराजा जब होते थे ना, पहले डिक्टेटर होते थे, तो उस समय क्या होता था ना कि लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होता था, ऐसा नहीं कि क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता था। तो जब सुकरात आया ना, तो सुकरात अपने विचार में दिया कि नहीं, हर व्यक्ति एक अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है और उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है। तो इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि का जनक उसको माना जाता है। किसको माना जाता है, तो सुकरात को माना जाता है। ठीक है, उसी तरह आगे हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या, तो कीवर्ड वहां पे पकड़े, नहीं और है, नहीं है और है, इन दोनों में डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अंडरलाइन कर दिया कीजिए। अंडरलाइन कर देने से आपका दिमाग वहीं पे जाता है कि नहीं, क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसमें बताया गया है कि शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षा का सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, दूसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्या, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर ये हो सकता है, ये शिक्षण का सूत्र हो सकता है। आप कितना भी ज्ञाता हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनी अज्ञानता को प्रकट कर ही देते हैं। ठीक है, यानी वो नेचुरल फेनोमेना है, ये नेचुरल है, ये होता है। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जब आप अज्ञात हैं, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान आपको नहीं है, तो उसका ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, जब कोई प्रत्यक्ष हो ही गया तो फिर से उसके अप्रत्यक्ष की ओर आप जाना चाहेंगे। ठीक है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जब मान कर चलिए कोई होता है ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, सूर्य जो निकलता है क्या, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना मुश्किल है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, जैसे मान कर चलिए कि पूर्ण से अंश की ओर अगर हम लोग बोलें कि जैसे कि ये एक पहाड़ है। ठीक है, तो एक पहाड़ है, तो आप एक पीक पॉइंट पे चढ़ते हैं तो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से डिक्लाइन कर लेता है। ये नेचुरल फेनोमेना है कि कोई भी चीज़ एक चरम सीमा पे जाके वहाँ से वो डिक्लाइन करने लगता है, तो पूर्ण के अंश की ओर आया जा सकता है। तो शिक्षण का सूत्र है, ये आपका कौन कौन सा हो गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, और पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि उद्देश्यों के आधार पर, किसके आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। फिर से देखिए कीवर्ड क्या आ गया का, मतलब बस कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कीवर्ड नहीं है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो क्या, चिंतन उद्देश्य। ठीक है, भावनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, भावनात्मक उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य है या नहीं है, है, डेफिनेटली है, क्योंकि आपके अंदर इमोशन जब नहीं रहेगा, जब आपके अंदर इमोशन, जैसे मान के चलिए कि आप पढ़े लिखे हैं।
ठीक है ना, बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उसके अंदर हर एक चीज़ को समझने बूझने की शक्ति आ जाती है। और जब समझने बूझने की शक्ति आ जाएगी तो उसमें भावनात्मक लगाव होगा, यानी किसी चीज़ को देखकर उसमें भावना उत्पन्न होगा। तो भावनात्मक उद्देश्य शिक्षा का प्रकार हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है, आप ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से आप शिक्षा का प्राप्त कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्रियात्मक उद्देश्य, आप पढ़ते लिखते क्यों हैं, आज कोई भी है, बच्चा पढ़ता किस लिए है, आगे अपना लाइफ को सपोर्ट देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आज जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो किसके लिए, तो क्रियात्मक उद्देश्य ही है ना आपका। क्या क्रियात्मक उद्देश्य है, क्या कि आप क्रिया करेंगे, आप पैसे कमाएंगे, अपना जीवनचर्या चलाएंगे। ठीक है, अब एक जो बच्चों को पढ़ाकर भविष्य को सुंदर करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी आप चिंतन उद्देश्य होता है क्या। ठीक है, शिक्षण का चिंतन उद्देश्य भी होता है, नहीं। शिक्षण आप चिंतन करके आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा को आप ग्रहण करके चिंतन का उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, चिंतन उद्देश्य। ठीक है, उसी तरीका से बताया गया है गिलफोर्ड के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। देखिए आपको ना ये जितने भी आप फिलोसफर देख रहे हैं ना इसमें, तो इन सब का नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। उसने क्या कहा, ऐसा किसने कहा, ये थ्योरी किसका है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। इसमें बस दो ही चीज़ होता है, हाँ या ना। अगर आप जानते हैं तो यस, और नहीं जानते हैं तो नो, बस इतना ही है। इसमें आप ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि आप इसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, संवेगों का प्रकार नहीं है, तो क्या, इसका आंसर नवीन प्रकार नहीं है। बाकी आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है और कृत्रिम है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है और कृत्रिम भी है, यानी कि नवीन नहीं है। ठीक है, आगे मनोवैज्ञानिक प्रकृति की मुख्य विशेषता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, देखिए बाल मनोविज्ञान पर बल देना, बालक की व्यक्तित्व का आदर करना। ठीक है, और उसी तरीक़ा से आप देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक प्रकृति की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें व्यक्तिगत, ठीक है, क्या, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल देना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो इसका फ्रायड है। कौन है, फ्रायड। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो फ्रायड है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी प्रतिनियम क्या है। यहाँ पे कीवर्ड पकड़े आप लोग, वंश क्रम संबंधी प्रनियम। ठीक है, तो इसका आपका समानता का नियम यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, यानी कि प्रयासों का नियम, वंश क्रम संबंधी नियम, सीखने का नियम, स्वास्थ्य का नियम नहीं, इसमें आपका समानता का नियम है। ठीक है, उसी तरीक़ा से 9th का हम लोग देखें कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणा, आपका अवधारणा क्या है, कैसा है, किसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव अवधारणा रखते हैं, नकारात्मक अवधारणा है या सकारात्मक अवधारणा है। तो विकास जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है, तो आपका बौद्धिक विकास से। जैसा आपका बौद्धिक विकास होगा वैसी आपका अवधारणा आप बनाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ आपके लिए, कोई भी न्यूज हो गया या कोई भी कंटेंट है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है और वही कंटेंट किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो अपना बौद्धिक अपना इंटेलिजेंस अपना क्या आधार बनाता है, उस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उसी के लिए बौद्धिक विकास जो है ना, इंटेलिजेंस का जो आपका विकास है, वही अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप है। ठीक है, आगे देखें हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है? किससे? रचनात्मक आकलन से संबंधित है। ठीक है, रचनात्मक आकलन किस पे? तो वार्षिक परीक्षा से, प्रश्नोत्तरी और खेल से, या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सत्र परीक्षा से। ठीक है, तो आपका किससे है? आपका सत्र परीक्षण से। ठीक है, उसी तरीका से आगे देखें लोग, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी का जो मेन एलिमेंट है वो क्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखना शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए शिक्षार्थी, यानी शिक्षार्थी कैसे हैं? ठीक है, सीखने की प्रक्रिया, यानी सीखने की प्रक्रिया कैसी है? और थर्ड जो है अध्यापक। ठीक है, ये तीनों में से इसका आंसर इसका 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व कौन सा है? शिक्षार्थी भी हैं, सीखने की प्रक्रिया भी है और अध्यापक भी है। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग देखें आगे का कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले के विषय में परिभाषित किया गया? यानी जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन हुआ था वो सर्वप्रथम किस विषय के अध्ययन के लिए ये मतलब लाया गया था? ठीक है, मनोविज्ञान यानी मन का अध्ययन करने के लिए, आत्मा का अध्ययन करने के लिए, चेतना का अध्ययन करने के लिए, या व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी लाया गया था वो आत्मा के अध्ययन के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? आत्मा के अध्ययन के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आगे जब हम लोग देखें कि बुद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, बुद्धि और आपका विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तत्परता का नियम नहीं लगता है, एकता का नियम नहीं लग सकता है। ठीक है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, हाँ ये हो सकता है। बुद्धि का जो विकास है ना वो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि बुद्धि किस तरीका से विकास कर रहा है। कोई हो सकता है कि टेररिज्म हो, ठीक है, तो जो टेररिस्ट हो उसका बुद्धि उसी तरीका से विकास करेगा। एक आपका लीडर है, उसका बुद्धि जो है उस तरीका से विकास करेगा। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बुद्धि का विकास कैसा हो रहा है? तो देख रहे हैं ना, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि बुद्धि का विकास तो सबका होता है, लेकिन किसका किस तरीका से होता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, उसी तरीके से देखें हम लोग, ठीक है, जैसे पियाजे के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? पियाजे। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे तीन कीवर्ड आ जाते हैं आपका। ठीक है, पहला पियाजे के अनुसार, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल किसको बोला जाता है? क्या 2 से 7 साल है, 7 से 11 साल है, 11 से 15 है, या 15 से 18 है? ठीक है, तो इसमें आपका पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल किसके अनुसार है? 7 से 11 वर्ष के अनुसार। ठीक है, जो समय काल कितना है? 7 से 11 वर्ष। उसी तरीके से आगे देखें हम लोग, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। ठीक है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य रूप क्या है? यानी कब का बोल रहा है? बाल्यावस्था में। ठीक है, एडल्ट का नहीं, आपका ओल्ड एज का नहीं। ठीक है, यहाँ पे टीनेज का बात कर रहा है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसका कारक क्या क्या होते हैं सामाजिक विकास के लिए? ठीक है, तो इसमें सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, लेकिन क्या बताइए कि 6-7 का जो स्टूडेंट है, क्या उसमें सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास हो सकता है? ऐसा लग रहा है नहीं। बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने का प्रवृत्ति, ठीक है, ये में भी हो सकता है। अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, क्या बच्चे को आप अलग रख सकते हैं? क्या एक बच्चा अलग रह सकता है? तो ऐसा ये तो 3rd नंबर कतई नहीं होगा।
ठीक है। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य, ठीक है। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतिम अवस्था में, और क्या उसके पहले का अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य नहीं रहेगा? हाँ, उन लोग से माता पिता से मिलजुल के वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आपका 4 नंबर भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आप एलिमिनेट करके कि 3rd नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और अब हम लोग मान के चलिए एकदम नहीं जाने तो 50-50 पे आ जाते हैं। तो 50-50 पे आप लोग किसी को आंसर मारेंगे तो 50% चांस है कि वो सही होगा, 50% चांस है कि गलत होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि जब आप जो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है ना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर सही होता है। तो इसमें क्या, इसका सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बालक और बालिकाओं के एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, क्योंकि बाल्यावस्था में मान के चलिए कि देखिए 7 से 11 वर्ष का उम्र है, तो उन लोग क्या, बालक और बालिका सभी एक साथ खेलते हैं, जो हम लोग हर समय देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, क्या बोल रहा है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ठीक है। देखिए, प्यास क्या जन्म से नहीं लगता, बच्चा नहीं रोता प्यास लगती है तो? क्या बच्चा नहीं सोता है, नींद आता है उसको, नींद आती है ना, ठीक है। क्या भूख लगती है तो उसको भूख भी लगता है। तो देख रहे हैं कि प्यास, निद्रा एंड भूख सब आ रहा है। सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, सुरक्षा आप जैसा बच्चा को देंगे, जैसे जैसे आप देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ उसको नेचुरल लेके आता है। अब ये जो सुरक्षा जो है वो प्रोटेक्शन या उसका प्रोटेक्शन कौन करता है, तो उसके माता पिता या उसके जो भी करते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से क्या से संबंधित है? क्या अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है, किसका, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से, ठीक है, स्किनर से। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। क्या आपका थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है और पैवलोव है। तो आपका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है ना वो आपका पैवलोव से है। किससे है? पैवलोव से। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पैवलोव से, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखें कि सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका संबंधित है आपका थॉर्नडाइक से, ठीक है, थॉर्नडाइक से। आप लोग जो ये जितना भी ये देख रहे हैं जो फिलोसफर हैं, जितना भी ये दिख रहा है आपका नाम दिख रहा है, यहाँ से आप लोग को ये सब रटने की चीज़ है, ये रट के आप लोग याद रखें। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आराम से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि जितना भी आपका जो फिलोसफर है ना ये सब, तो इन लोग का एक सेपरेट वीडियो बना देते किसने क्या कहा था, उसका सिद्धांत क्या था, उनका सिद्धांत के बारे में कुछ एक वीडियो बनाते हैं, देख के, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्या बोल रहा है आप, क्या बोल रहा है आपका कि 19 अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत देखिए, इसे 2016 का जो टेट हुआ था, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ अंतर्दृष्टि और एक अंतरादृष्टि का एक क्वेश्चन मिलाने वाला क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग में आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंतर्दृष्टि और अंतरादृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर आपका कोहलर, ठीक है, इसका आंसर कोहलर होगा। अंतर्दृष्टि, अब देखेंगे लोग अंतरादृष्टि किसका, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो कोहलर को माना जाता है, ठीक है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत, ठीक है, किसी को मोटिवेट करने का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रेरक,
चालक उद्दीपन, उद्दीपन आपका कैटलिस्ट जो बोलते हैं। तो प्रेरणा का सब कैटलिस्ट, जैसे मान कर चलिए कि कोई कुछ भी कर रहा है, वो मोटिवेट नहीं हो रहा है, उसको मोटिवेशन का अगर कुछ बात बोलें या उसका ऐसा कुछ याद कराएं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका उद्दीपन यानी कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। प्रेरक वही कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो इसका जो आपका प्रेरणा का स्रोत क्या, स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा आदत, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्या बोल रहा है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का, ठीक है, कौन सा, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका आपका बहुकारक सिद्धांत है, ठीक है, कौन सा, बहुकारक सिद्धांत। आगे देखते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि IQ इंटेलिजेंस, ठीक है ना, जो IQ लेवल हम लोग नापते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है कि IQ लेवल कैसे कैसे मापा जाता है। वास्तविक आय इंटू 100, और वहाँ पे क्वेश्चन लगाया कि क्या, तो मानसिक आयु इसका होगा, मानसिक आयु आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछते जा रहा है, पूछे जा रहा है, मतलब कि 10 साल का बच्चा है, तो 10 साल के उसका एज जो है 10 साल है, तो उसका वास्तविक आयु कितना से हो गया, 10 साल हो गया। मान के चलिए यहाँ पर उसका आयु 10 ईयर हो गया, ठीक है, 10 ईयर हो गया। उसके बाद उससे 10 साल के बच्चा का जो क्वेश्चन लेवल होता है उससे पूछता है, तो यहाँ पे 10 लिख देगा, ठीक है। अगर वो 12 साल, एक वो भी बता देता है, फिर 11 साल जाएगा, फिर 12 साल जाएगा, फिर 13 साल, फिर 15 साल, यानी कि वो 15 साल का जो एक बच्चा होता है उसका, उससे जो क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, तो 15 साल का बच्चा और यहाँ पे 10, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब इससे आपका रेशियो निकलेगा, तो उसका IQ लेवल उतना होगा, ठीक है ना। यानी कि 15 साल का बच्चा का आंसर मान के चलिए कि 5 क्लास का जो बच्चा है 10 क्लास में है, और वो 10 क्लास का जो जो मतलब कि 10 ईयर्स का स्टूडेंट है 5 क्लास में है, तो वो वास्तविक रूप में 5वीं क्लास का तो जितना भी सिलेबस से आंसर क्वेश्चन होगा उसका आंसर देगा। लेकिन वो अगर मैट्रिक क्लास जो 15 साल का जो बच्चा है उसके लेवल का भी अगर आंसर दे देता है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, उसका मानसिक आयु उसका देखेंगे कि कितना है, और उसके बाद नीचे वास्तविक आयु देखेंगे, इंटू 100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखें, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसका आवश्यक गुण है, ठीक है, तो सृजनात्मकता का, ठीक है, सृजनात्मकता का ये आपका मौलिक गुण है, ठीक है। तो सृजनात्मकता का आप देखें कैसे कि देखिए नवीन विचार, आजकल देख रहे हैं स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स, किस छोटे छोटे बच्चे किस तरीक़ा से अपना स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीक़ा से जो बोला जाता है स्काई इन द लिमिट, तो वो वाला कहानी का जो उसी पे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम लोग आगे देखें कि ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है, ठीक है, तो उसका ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर आपका ज्ञान होता है, ठीक है, कौन क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आप यहाँ देखिए बिहार, ठीक है, BCF के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, बिहार पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार शिक्षा है। देखिए यहाँ पे बिहार टेट से क्वेश्चन, यहाँ पे बिहार टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बिहार जो पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना, ठीक है, किसके द्वारा, बच्चे द्वारा ज्ञान की रचना होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए बच्चों की गणित सीखने संबंधी असक्षमता, यानी कि जो बच्चा गणित नहीं सीख पाता है, उसको समझ में नहीं आता है गणित, तो उसको कौन सा रोग होता है, कौन सा संबंधित असक्षमता है, उसका कौन सा होता है आपका डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, यह गणित सीखने से
और जो लड़का जो बच्चा लेटर को नहीं पहचान पाता है, ठीक है, डिसलेक्सिया, उसका हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। जैसे कि आप तारे ज़मीं पे मूवी देखे होंगे, तो उसमें आपको जो बच्चा होता है तो उसको ये वाला रोग होता है। और जो गणित सीखने में अक्षमता रहता है उसको डिसकैलकुलिया नामक रोग हुआ रहता है। तो ये सब आप याद रखिए, ये क्वेश्चन में अच्छा खासा ये पूछेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कल भी हम लोग क्वेश्चन 2016 में समावेशी शिक्षा का अभिप्राय पूछा था, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, केवल विकलांग, देखिए फिर केवल आ गया ना, तो यहीं पे गलती कर दीजिए। केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा नहीं, देखिए जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालक की सामान्य शिक्षा, इट में भी क्वेश्चन सही हो सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विशेष शिक्षा, तो क्या विशिष्ट आवश्यकता के लिए, तो क्या समावेशी हो सकता है? तो जैसे ही विशिष्ट स्पेशली आ गया तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा, असामान्य, यहाँ पे देखिए असामान्य बालकों के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका डिस्पैरिटी कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों का सामान्य शिक्षा अगर हम लोग देते हैं तो ये समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, ठीक है। ये जो कि राइट टू एजुकेशन में भी इसका बात किया गया है, ठीक है, या नई शिक्षा नीति अभी 2020 में जो आई है उसमें भी इसका बात किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 28, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों का प्रकार नहीं है, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका मूढ़ बालक यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष, ठीक है। बधिर बालक, अंधा बालक, यानी कि ये है आपका विकलांग। देखिए विकलांग को आप लोग यहाँ पे दिव्यांग करें, ठीक है, दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है, दिव्यांग, ठीक है। तो जो बधिर यानी जो आँख से दिखता है, जो अंधा जो दिखता नहीं, बधिर जो सुन नहीं पाता है, ठीक है। मूढ़ बालक यानी शारीरिक रूप से वो भी आपका दिव्यांग हो सकता है। तो प्रत्यक्ष योग्यता संबंधी दोष, प्रत्यक्षीकरण योग्यता संबंधी दोष जो होता है बालकों में, वो विकलांगता नहीं होता है, दिव्यांगता नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है, ठीक है। दृष्टिबाधित जो बालक जो होते हैं उनसे संबंधित ब्रेन लिपि, देखिए जो बच्चे देख नहीं पाते उनको ब्रेन लिपि से टच करा के उन लोगों को पढ़ाया जाता है। 3 डायमेंशन आकृति को स्पर्श करके, जैसे बॉल को पढ़ाना है, तो बॉल को हम लोग उसमें बॉल को बच्चे के हाथ में देके हम लोग उसको सिखा सकते हैं कि हाँ ये क्रिकेट बॉल है, ये फुटबॉल है, ठीक है। विशेष प्रकार की छड़ी से वो लोग चलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो बच्चे का जो आँख से अच्छा से दिखता नहीं, तो उनको डंडा धरा के उसको जिस तरीक़ा से चलाया जाता है या कुछ भी, ठीक है। इसका हियरिंग एड, तो हियरिंग एड इससे दृष्टिबाधित, ठीक है, हियरिंग एड किससे होता है? वो बधिर लोग जो होते हैं ना, जो आपका जो बहरे हम लोग कह सकते हैं, उसमें आपका हियरिंग एड आता है। तो इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए मानसिक रूप से विकलांग, फिर विकलांग आ गया तो दिव्यांग, ठीक है। तो मानसिक रूप से दिव्यांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जड़ बुद्धि पहले बताया था, मूढ़ पहले, अल्प बुद्धि ये भी होगा, ठीक है। इसमें असामाजिक कार्य, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा असामाजिक कार्य, ये आपका विकलांगता से संबंधित। असामाजिक कार्य तो कोई भी कर सकता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज भी 30 क्वेश्चन का ये सेट हम लोग पूरा किए, ठीक है। तो जिस तरीक़े से अगर आप लोगों को और किसी तरीक़े से इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में इसको बताएं, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो बना वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से कुछ कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ अलग करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।